नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों से बात करेंगे जो रीट एग्ज़ाम 2022 और जो मेन रीट एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, उन दोनों एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आरबीएससी की जो क्लास 8वीं की जो हिस्ट्री है, जो पूरा इतिहास दिया गया है, उसको प्रत्येक चैप्टर को एक ही वीडियो में समाहित किया गया है, जो आपको आने वाले परीक्षा में मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखते रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आपको लाभ मिले और इसकी जो पहचान है ये कर सकें कि कौन सा प्रश्न आने योग्य है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी के बाद का भारत। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए आप प्रश्न की महत्वता को देखिए और समझिए। इलाहाबाद की संधि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों का प्रभुत्व को मान लिया था? यानी कहने का मतलब है, इलाहाबाद की संधि में किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था? तो उसका उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। कौन होगा? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किनके खिलाफ अनुदार नीति नहीं अपनाई थी? प्रश्न को भली भांति देखिए। एक बार ये कह रहा नहीं अपनाई थी। देखिए, दो वर्ड हैं, अनुदार अनुदार और उदार। ये आपस में अपोजिट हैं। अनुदार का मतलब होता है कठोर और उदार का मतलब होता है मीन्स भाईचारे वाली भावना। अनुदार और उदार। तो ये कह रहा कि औरंगजेब ने किन के खिलाफ अनुदार नीति नहीं अपनाई थी? देखिए, हिंदू, सिख, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। अनुदार का मतलब है कठोर नीति नहीं अपनाई थी, अर्थात जिनके साथ अपनाई थी वो 3 होंगे, जो नहीं अपनाई थी वो 1 होगा। तो इन्होंने हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ और शिया मुसलमानों के साथ अनुदार नीति अपनाई थी। तो अनुदार नीति नहीं अपनाई थी वो था सुन्नी मुसलमान। कौन था? सुन्नी मुसलमान। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ दूसरी स्लाइड में। देखिए, जो इस्लाम धर्म है वो उसके 2 वर्ग हैं, एक का नाम है सुन्नी और दूसरे का नाम है शिया। मतलब है कि 2 पंथ हैं ये धर्म में, 2 पंथ चल रहे हैं, सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान। जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो कट्टर इस्लामवाद होते हैं और जो शिया मुसलमान होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, अपने धार्मिक प्रवृत्तियों से काम रखते हैं और अपने ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और जो सुन्नी मुसलमान होता है ये कट्टरवाद इस्लामवादी व्यक्ति होते हैं। तो औरंगजेब खुद एक सुन्नी मुसलमान था, इसलिए अपनों पर राज करेगा। आगे होगा समझ में। अगला प्रश्न देखिए। औरंगजेब को दस्तक प्रणाली की सुविधा किस मुगल बादशाह के द्वारा दी गई थी? जो अंग्रेजों को जो दस्तक प्रणाली पर जो हस्ताक्षर किए थे, मतलब व्यापार की जो अनुमति दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो उत्तर होगा फर्रुखसियार। साथियों, मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में 3000, कितना? 3000 सालाना राशि के तहत इन्होंने और हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए इन्हें भारतीय इतिहास में फर्रुखसियार को घृणित कायर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? या ऐसे कह सकते हैं, मराठा साम्राज्य को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? तो वो किया था शिवाजी महाराज जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेज और मराठों के मध्य कुल कितने युद्ध हुए थे? तो अंग्रेज और मराठों के बीच कुल 3 युद्ध हुए थे। और अच्छा प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न और देखिए, एक और। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का विस्तार किया था मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड। तो इन सभी क्षेत्रों में बाजीराव ने अपना विस्तार किया था। तो यहाँ मैं आपसे एक और बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। जो बाजीराव था, पेशवा बाजीराव, इन्होंने पहली बार राजस्थान में मेवाड़ में अपना प्रवेश किया था। और जो मेवाड़ में जो प्रवेश किया था वो था 1711 को। मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था 1711। एक बार मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो 1711 ईस्वी को पहली बार मेवाड़ में प्रवेश किया था मराठा राजाओं ने। इसके बाद में क्या हुआ था कि बूंदी का जो शासक है बुद्धा सिंह, उसको उसके छोटे भाई ने परास्त कर दिया था और सत्ता पर खुद बैठ गया था। तो ये मराठों की हेल्प में चला गया था, मदद में चला गया था बुद्धा सिंह। तो मराठों ने इनकी हेल्प करते हुए बुद्धा सिंह को पुनः बूंदी का शासक बना दिया था। जैसे ये बूंदी का शासक बना तो इससे
प्रथम राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में गिना जाता है कि मराठा ने पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप कब किया था उसमें राजस्थान में, तो वो 1734 को किया था। कब किया था? 1734 को। बुद्धा सिंह को क्या बनाया था? ये बुद्धा सिंह है, बुद्धा सिंह। बुद्धा सिंह को क्या बनाया था? शासक बनाया था। इसके बाद में क्या है, यहीं तक नहीं रुके, थोड़ा और समझ लीजिए। एक अगली स्लाइड में एक और चीज़ समझिए आप थोड़ा सा। इन्होंने फिर क्या है, पेशवा बाजीराव ने अपनी माता जी, इनकी माता जी का नाम क्या है वो भी आपको समझना होगा। उनकी जो माता जी है राधाबाई है, इनकी माँ का नाम क्या नाम था? राधाबाई। राधाबाई। यानी एक हुर्डा सम्मेलन होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हुर्डा सम्मेलन का क्वेश्चन आगे आने वाला है कि एक हुर्डा सम्मेलन हुआ था। हुर्डा सम्मेलन विफल हो गया था सवाई जयसिंह की वजह से। जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे, या ये भी कह सकते हैं आपसी मतभेद था राजपूतों में, तो ये हुर्डा सम्मेलन फेल हो जाएगा। उसके बाद में ये राधाबाई, क्या नाम था इनका? राधाबाई। इनकी माता श्री थी, इनको ये राजस्थान के भ्रमण पर भेजता है, और भ्रमण पर भेजने के बाद में ये भेजता है इसे 35 में। कब भेजता है? 35 में भेजता है। और 35 में भेजने के बाद में फिर इसके एक साल बाद में 36 में ये राजस्थान से चौथ कर वसूलना प्रारंभ कर देता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध किस जाट नेता ने औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम विरोध किया था? उनका नाम है गोकुल। क्या नाम था? गोकुल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यशवंत होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर के किस शासक की सहायता की? तो ये है रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह। एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, रणजीत सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है बदन सिंह ने जाट साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल ठीक बात है। यानी सूरजमल ने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था, यह भी ठीक है। जाटों ने मथुरा अलीगढ़ दोआब क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिया था, यानी इसके सारे ऑप्शन सही हैं। अगला देखिए, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, यानी मुगल के किस मनसदार ने दक्षिण के 6 सूबों को मिलाकर हैदराबाद नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी? उनका नाम है चिनकिलिच खान। कई बार देखिए निज़ाम नाम आता है, निज़ाम यानी हैदराबाद में जो प्रमुख पदाधिकारी होता है उसे निज़ाम बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सही सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है वो देखना है। अवध में सादत खान, बंगाल में मुर्शिद कुली, मैसूर में हैदर अली और हैदराबाद में कनिष्क। तो अभी मैंने आपसे बात की थी, तो ये हैदराबाद में कनिष्क ने इसकी स्थापना नहीं की थी नए राज्य की, तो इसमें की थी चिनकिलिच खान ने। अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, तुंगा के युद्ध में जयपुर के किस शासक ने मराठों को पराजित किया था? तुंगा के युद्ध में जयपुर के किस शासक ने मराठों को पराजित किया था? तो उन इसमें कौन सा प्रश्न जो है आप देख लीजिए इसका उत्तर एक बार कह सके, तो वो है सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम होगा उनका? सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें पराजित किया था। आगे देखिए अगला प्रश्न, हुरडा नामक स्थान राजस्थान के किस जिले में आता है? तो हुरडा पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है। अगला देखिए, बूंदी के उत्तराधिकारी में हस्तक्षेप के कारण मराठा को राजस्थान में आगमन हुआ। हस्तक्षेप करने वाला राजस्थान का शासक था, तो इनमें से कौन सा हो सकता है? सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह और सवाई भोज। 14वां क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका होगा सवाई जय सिंह। क्या था इसका? सवाई जय सिंह। क्यों इन्होंने इसका विरोध किया था? क्योंकि बूंदी के उत्तराधिकारी हस्तक्षेप के कारण मराठाओं का राजस्थान में आगमन हुआ। हस्तक्षेप करने वाला राजस्थान का शासक, तो इसका विरोध किसने किया था? मैंने अभी आपको समझाया था कि बुद्धा सिंह को ये क्या है, शासक बनाने आ गए थे, तो सवाई जय सिंह ने इनका क्या है, विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था, ये वाला। आगे देखिए, ये कह रहा है देवारी समझौता जो 1708 ईस्वी को हुआ था। देवारी समझौता जो 1708 ईस्वी को हुआ था, राजपूताना के 3 शासकों के मध्य हुआ। जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अजीत सिंह और मेवाड़ के शासक के मध्य हुआ था। तो इन्होंने जो मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? उसमें देखिए अमर सिंह द्वितीय था इसका। क्या था? अमर सिंह द्वितीय। जो देवारी समझौता हुआ था 1708 में, ये समझौता, इस समझौते के तहत इन्होंने क्या किया था कि जो अमर सिंह द्वितीय हैं, इन्होंने जयपुर नरेश सवाई जयसिंह को अपनी बेटी ब्याह दी थी, चंद्रकंवरी। क्या नाम था उनका? चंद्रकंवरी। उनकी शादी कर दी थी, और ये शादी सशर्त हुई थी। सशर्त किस तरह हुई थी आप इसको जानना थोड़ा सा, कि इनसे, इनकी कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वो अगला बादशाह बनेगा, अगला शासक बनेगा इस मुल्क का, मीन्स आमेर का, यानी जयपुर जो राज्य था इसका। हुआ क्या था, उनसे माधो सिंह का जन्म हुआ। किसका? माधो सिंह।
अब माधो सिंह जो हैं, माधो सिंह और इनके पास एक और पहले पुत्र था दूसरी रानी का, उनका नाम था ईश्वरी सिंह। तो इनके बीच में फिर युद्ध वगैरह होगा, वो एक आगे का टर्म्स है, आप समझना, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो देवारी समझौता 3 लोगों के बीच में हुआ है, सवाई जय सिंह जयपुर के, जोधपुर के अजीत सिंह, और जो मेवाड़ के शासक थे और उनका नाम था अमर सिंह सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गंधर्व बाईसी राजपूताना के किस शासक के दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? तो वह है सवाई प्रताप सिंह। ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, राधा गोविंद संगीतकार, राधा गोविंद संगीतकार नामक ग्रंथ की रचना किस शासक के समय हुई थी? तो ये भी प्रताप सिंह के समय हुई थी। देखिए सवाई प्रताप सिंह, पहला वाला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757 किन किन के मध्य हुआ था? तो राइट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इसमें आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। और रॉबर्ट क्लाइव को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। तो देखिए इन्होंने राजस्थान से जो कर लेना शुरू किया था वो था चौथ कर। ये दूसरों से चौथ लेते थे और अपने लोगों से जो लेते थे उसे सरदेशमुखी कहा जाता था। देखिए आ गया प्रश्न भी, मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला क्षेत्र, मतलब मराठा क्षेत्र के, मराठा के लोगों से, तो वो था सरदेशमुखी। कौन सा था? सरदेशमुखी। देखिए 1857 स्वतंत्रता संग्राम, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी को। इसके बाद देखिए, रामोसी जाति ने कहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो जो रामोसी जाति है उसने महाराष्ट्र में किया था। कहाँ किया था? रामोसी जाति ने महाराष्ट्र में, और सन्यासी जाति ने बंगाल में किया था। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आई गया प्रश्न देखिए अपना, सन्यासियों ने कहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो वो सन्यासियों ने किया था बंगाल में, रामोसी ने किया था महाराष्ट्र में। ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? जो 1857 की जो क्रांति उसकी योजना बनाई थी नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला, रंगोजी बापू, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ठीक बात है, ये 3 ही ऑप्शन सही है इसके। अगला प्रश्न देखिए, 1857 क्रांति को प्रारंभ करने की प्रस्तावित तिथि थी। देखिए 1857 की जो क्रांति को प्रस्तावित करने की जो तिथि थी वो 31 मई थी, लेकिन ये 31 मई से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। ये भी इस क्रांति का विफल होने का मुख्य कारण था। 10 मई को शुरू हो गई थी ना ये। अगला देखिए, 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल, रोटी चपाती, दोनों ही था इसके ऊपर। अगला, मंगल पांडे का संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था। और जो ये बैरकपुर जो छावनी पश्चिम बंगाल है, यहाँ के ये क्या था ना, इन्होंने इस रेजिमेंट जो यहाँ संभाल रही थे अरियस्त वगैरह, तो रेड और अरियस्त, उनको क्या इन्होंने पाँव में गोली मार दी थी। और गोली मारने के बाद में कुछ समय बाद में इसे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। तो ये भी अपने आप में अहम मुद्दा है। और ये खुद चले गए, लेकिन देश में एक आज़ादी की चिंगारी उगला गए थे। अगला प्रश्न देखने के बाद, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857। देखिए अगला प्रश्न देखिए, एक ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, विद्रोह और उनके केंद्र के संबंध में सही सुमेलित कीजिए। नाना साहेब और तात्या टोपे का संबंध कानपुर से था, बेगम हजरत महल का संबंध अवध से था, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बाबू कुंवर सिंह असम। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि असम से नहीं थे ये, असम से तो कोई और ही व्यक्ति है, बाबू कुंवर सिंह है, इनका संबंध है जगदीशपुर बिहार से। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। आगे भी कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं कि दीवान मनीराम और करदेश्वर सिंह हैं, ये इनका संबंध असम से है। ये भी कई बार पूछा जा सकता है आपसे, किताब में लिखा हुआ है एक क्लास की में। सुरेंद्र शाही व उज्ज्वला शाही, शाही आ रहा है उड़ीसा में, शाह आ रहा है, तो सुरेंद्र शाही और उज्ज्वला शाही जो हैं ये व्यक्तियों का संबंध 1857 क्रांति के संबंध में उड़ीसा से रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल भी था, लेकिन लॉर्ड कैनिंग था जो 1857 क्रांति में, ये क्या है, वायसराय भी बन गया था। तो ये पहले वायसराय भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो पंजाब की सिख सेना, नेपाल की गोरख सेना, दोनों। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, ये आप थोड़ा देखना। 11वां है, और 11वें में दे रखा है दोनों ने साथ दिया था। क्या दिया था? दोनों ने साथ दिया था। अगला प्रश्न देखिए 12वां, कहाँ की सेना ने अंग्रेजों का साथ दिया था? ये प्रश्न मैंने अभी कर लिया है। बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से कौन मुक्त कराता है? तो कौन मुक्त कराता है ये आपको देखना है। तो ये है कर्नल नील। ऑप्शन देख लीजिए आप, कर्नल नील, जो जनरल नील है ये कराते हैं इसको, और ये ऑप्शन हो जाएगा 12वां का। अगला क्वेश्चन देखिए,
बहादुर शाह को, यानी सत्य कथन है, बहादुर शाह को क्रांति के बाद रंगून जेल भेज दिया गया था। बिल्कुल ठीक है, बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई बाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। बिल्कुल ठीक है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी साथियों, जिन्होंने 29 मार्च के दिन विद्रोह कर दिया था और इस चिनगारी को उगलाया था। सभी उत्तर सही हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। आमेर में एजीजे का मुख्यालय था। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नीमच छावनी से हुई थी और नसीराबाद छावनी में 28 मई को क्रांति हुई थी। तो देखिए इसका जो उत्तर है, जो गलत पूछ रहा है वो ये है, नीमच। राजस्थान की क्रांति की जो शुरुआत है वो नीमच से नहीं हुई थी, तो कहाँ से हुई थी भला? तो ये हुई थी नसीराबाद से। और देखिए अगला प्रश्न, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा में 2 व्यक्ति हैं, जयदयाल जयदयाल और जयदयाल और मेहराब खां, ये 2 व्यक्ति थे। नाम किसका दिया गया इसमें? जयदयाल का। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, गोद निषेध नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो गोद निषेध नीति के तहत इन्होंने संबलपुर, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर, झांसी आदि राज्यों को ले लिया गया था। तो इसमें पिछली बार सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि झांसी को कब अधिग्रहण में लिया गया था, और वो है 1853 ईस्वी। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। 1853 को झांसी को गोद निषेध नीति के तहत हड़प लिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा किस रियासत को हड़प लिया गया था? प्रशासनिक हिसाब से जो हड़पा गया था वो है अवध। ये भी अपना अच्छा प्रश्न हो सकता है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, अगला प्रश्न है सत्य देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संस्था बना दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। मेवाड़ के सामंत रावत केसर सिंह सलुम्बर ने क्रांतिकारियों को साथ दिया था, और जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह ने भी क्रांतिकारियों को साथ दिया था। ये भी इनके तीनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था राजनीतिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। तो मेरे हिसाब से ये इसके सभी कारण हैं। क्या है? सभी कारण थे इनके। अगला प्रश्न है, जोधपुर के कवि बांकीदास जोधपुर के किस शासक के दरबार में थे? तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है कि किसके दरबार में थे। तो ये थे मानसिंह के समय में। किस समय में थे? मानसिंह के समय में। जोधपुर के जो बांकीदास हैं, इनके बारे में आगे भी वीडियो में समझाऊंगा आपको आगे आने वाले समय में। बूंदी के कवि सूर्यमल मिशन किस राजा के दरबारी थे? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो ये थे राम सिंह के। किसके थे? बूंदी के कवि सूर्यमल मिशन जो हैं ये राम सिंह के दरबार में कवि थे, और सूर्यमल मिशन के द्वारा 2 अच्छी सी रचनाएं लिखी गई थी। एक था सूर सागर और वीर सतसई। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है, वीर सतसई। अगला प्रश्न देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, यह नारा कहाँ के लोगों ने लगाया था? तो ये नारा कहाँ के लोगों ने लगाया था? नासिराबाद, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा एरनपुरा। क्या हो जाएगा? एरनपुरा हो जाएगा 22वें में। अगले में देखिए, एरनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी? तो वो स्थान था खैरवा। कौन सा था? खैरवा। ये भी अच्छा प्रश्न है। असम्मिलित है नसीराबाद 28 मई 1857, एरनपुरा 21 अगस्त 1857, कोटा 15 नवंबर 1857, नीमच 3 जून 1857। इन डेटों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, और इन डेट आपको याद रखनी है। जो इसका ये कोटा वाली जो क्रांति देखी गई है, इस क्रांति का संबंध ठीक नहीं बताया जा रहा है। तो इसका ठीक क्या है? ये नवंबर नहीं है, ये 15 अक्टूबर है। OCT अक्टूबर 1857, ये इसका उत्तर है। गलत है तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। चैलवासा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? देखिए इससे पहले एक युद्ध और हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 सितंबर को, लेकिन जो पूछ रहा है वो उत्तर होगा, ये 8 सितंबर को हुआ था चैलवासा का। लेकिन चैलवासा का सॉरी क्षमा चाहूँगा, जो बिथोड़ा का युद्ध था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, और जो चैलवासा का युद्ध है वो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सैनिक छावनी ने मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबॉट को चुनौती दे दी थी, और इन्होंने शास्त्रागार को आग लगा दी थी? बहुत हिम्मत रखते थे। ये नीमच के थे, अली कुली बेग। ठीक है। अगला कहाँ के थे?
नीमच के थे, नीमच। डुंगला गांव में छावनी से भागे हुए अंग्रेजों ने कहाँ शरण ली थी? तो वो ली थी नीमच में। कहाँ ली थी? डुंगला से, जो डुंगला में, डुंगला गांव में छावनी से भागे हुए अंग्रेज परिवार ने शरण ली थी नीमच में। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय कोटा को क्रांतिकारियों से किसने मुक्त कराया था? तो ये हैं कर्नल रॉबर्ट्स। कौन थे? कर्नल रॉबर्ट ने 1857 क्रांति में से फिर से बहाल करवा लिया था। अंग्रेजों ने ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया था? देखिए मैं आपको याद दिला दूं, वो था टेलर आयोग। इन्होंने क्या नाम था इनका, जो ठाकुर, इन्होंने नीमच में अपना आत्मसमर्पण किया था। कहाँ किया था? कई बार ये प्रश्न किया जाता है, कुशाल सिंह ने जो कहाँ पर अपना आत्मसमर्पण किया था, तो वो नीमच में किया था। और नीमच में जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था तो इनके ऊपर एक आयोग बैठाया गया था जिसका नाम था टेलर आयोग। अगला, 1857 की क्रांति में राजस्थान के एकमात्र राजा जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के बाहर बारडोल नामक स्थान पर गए थे, तो वो कौन थे जो बारडोल नामक स्थान पर गए थे? वो बीकानेर के सरदार, तो बीकानेर के सरदार सिंह थे, वो गए थे। तो ये देखिए बीकानेर के सरदार सिंह ने तो बाहर भी अंग्रेजों की हेल्प की है। राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया। देखिए अमरचंद बाठिया इसे राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। हालांकि भामाशाहों में कई नाम आते हैं। अमरचंद बाठिया है, इन्होंने तात्या टोपे को अपने घर में जो कमाई संपत्ति थी वो सारी गिफ्ट कर दी थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति समाप्त होने के पश्चात किसने ये कहा कि शासकों के लिए, देखिए 1857 की क्रांति समाप्त होने के पश्चात किसने यहाँ के शासकों के लिए कहा कि उन्होंने तूफान में तरंग विरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। ये अब बहुत अच्छा प्रश्न है, ये किसने कहा था ये आपको समझना है। तो इसका उत्तर होगा 32, लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इनका? लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया। डूंगर जी का संबंध है सीकर से। ये रीट में आया था पिछली बार प्रश्न। डूंगर जी, जवाहर जी और लोठूराम जाट, इन तीनों ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इनका नाम बहुत अग्रणता से लिया जाता है, लोगों ने इनकी प्रशंसा भी की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था। 1800 क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था। कौन था भाई? तख्त सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन। देखिए ये जो वीडियो जो बीच में जो अब चला है चैप्टर लिखा नहीं था यहाँ पे, ये जो चैप्टर है ये है समाज सुधार के संबंध में। राजा राममोहन राय के संबंध में असत्य कथन, बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण के परिवार में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला, सती प्रथा को रोकने का विशेष योगदान रहा है सत्यशोधक समाज की। ब्रह्म समाज 1828 और सती प्रथा का अंत 1829 में किया था, आपने ये भी समझा होगा। लेकिन सत्यशोधक समाज की स्थापना इसने नहीं की थी, ये ज्योतिबा फुले ने की थी। ये उत्तर इसका गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का संबंध किस परिवार से था? तो ये रीट 2018 में आया हुआ प्रश्न, मैंने लिख भी दिया है इसको। तो ये कौन से परिवार में हुआ था? बंजारे परिवार में हुआ था, बंजारा परिवार। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में हिंदू कॉलेज की, यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, एनी बिसेंट के द्वारा की गई थी। किस द्वारा की गई थी? एनी बिसेंट। ये भी अच्छा प्रश्न है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में असत्य कथन है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। विधवा विवाह के समर्थक थे और इसकी पुस्तक गुलामगिरी है। नहीं, इसकी पुस्तक गुलामगिरी नहीं है, ये उत्तर इसका गलत हो सकता है। देखिए गुलामगिरी नहीं है तो आपको समझना होगा फिर है क्या है, इनकी पुस्तक कोई है क्या? तो जो गुलामगिरी पुस्तक है ये किसकी है? तो ये ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती राजस्थान के किस जिले में यात्रा नहीं करते? तो कौन सा जिला है जिसमें वो यात्रा नहीं करते हैं और वो एक उत्तर कौन सा होगा? तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन सा, वो है सिरोही जिला। कौन सा है? तो इन सब में आते हैं वो यात्रा करने के लिए, करौली आते हैं, अजमेर आते हैं, चित्तौड़ आते हैं, उदयपुर, जोधपुर, सब में आते हैं, लेकिन सिरोही में नहीं आते है ना, ये थोड़ा देख लेना। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में कहाँ पर आए थे? स्वामी विवेकानंद, अब विवेकानंद की बात हो रही है तो उत्तर आएगा अलवर। क्या आएगा? अलवर में आए थे स्वामी विवेकानंद, ये आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन है, 1883 ईस्वी में कहाँ पर परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी? तो परोपकारिणी सभा की जो स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, वो की गई थी उदयपुर में। अगला प्रश्न देखना एक बार,
अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले के संबंध में सत्य कथन है। पुणे में धर्म पर यानी पुणे में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। कोई नहीं, तो इनमें जो इसका उत्तर होगा 8वें का वो हो जाएगा सभी। तो इसके सभी क्या हैं? कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में। मानगढ़ पहाड़ी जो हत्याकांड है वो 17 नवंबर, इसकी डेट है वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आती है ये 17 नवंबर, NOV 17 नवंबर और 1913 को ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। सुरजी भगत का संबंध किस परिवार से है? तो खराड़ी परिवार से इनका। किससे है? खराड़ी परिवार से। और अभी एक प्रश्न गया था पीछे कि अभी आएगा तो मैं वो बताऊंगा आपको। एक प्रश्न था, मैं आपको याद ही दिला देता हूँ। गोविंदगिरी के द्वारा संत सभा की स्थापना की गई थी। सुरजी, अभी जो ये नाम आया था, सुरजी भगत के निर्देशन में या इनके सहयोग से की गई थी। अगला क्वेश्चन, सैयद अहमद खान के संबंध में असत्य कथन। असत्य की बात कर रहा, 1875 में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। कौमी एकता पर बल देते हुए हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं, ऐसा सर सैयद अहमद खान ने कहा था। मथुरा में स्वामी विद्यानंद से ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये 11वां जो प्रश्न है इसका 4 उत्तर है। क्या उत्तर होगा? 4। तो ये इसका गलत है कि इन्होंने मथुरा में स्वामी विद्यानंद से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। तो ये इसका उत्तर गलत है। और आगे देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 1822 में कहाँ पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1822 की बात हो रही है। कोटा, जोधपुर, बूंदी। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? बूंदी। क्या होगा? बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1834 में कहाँ पर कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये 13वां क्वेश्चन है। इसका मतलब होगा कोटा। कन्यावध कोटा, कोटा है सर इसका, कोटा। कोटा उत्तर होगा, कोटा। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में असत्य नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब सब सत्य हैं। मतलब ये मथुरा में स्वामी ब्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने सर्वप्रथम स्वधर्म स्वदेश भाषा शब्दों का प्रयोग किया, आर्य समाज की स्थापना की। तो इसका उत्तर तो मेरे हिसाब से सभी सही है, सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या थियोसॉफिकल सभा की स्थापना किसने की थी? इसका विकास किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का। आप लोग देखिए, एनी बेसेंट द्वारा, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखिए, संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी, सुरजी भगत के सहयोग से। सुरजी भगत के सहयोग से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1889 को। उत्तर हो जाएगा ए, 1889। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद के संबंध में सत्य नहीं है। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। खेतड़ी के महाराजा के कहने पर विवेकानंद नाम अपनाया था। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो इनके बचपन का नाम था ना जो, वो ये नहीं था मूलशंकर। तो क्या नाम था? नरेंद्र। तो ये इसका उत्तर क्या है? सत्य नहीं है, जो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1841 में ईस्वी में कहाँ पर त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो त्याग की बात कर रहे हैं, तो त्याग कहाँ पर लगाया गया था? 19वां क्वेश्चन है। और आप देख लीजिए, जोधपुर। त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी जोधपुर में, डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 1847 ईस्वी में कहाँ पर मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था? अगर मानव व्यापार की बात करेंगे तो जयपुर आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो जयपुर क्या आएगा उसका उत्तर? जयपुर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1853 में कहाँ पर डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो डाकन प्रथा की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला प्रश्न, हरविलास शारदा के प्रयासों से कहाँ पर बाल विवाह पर रोक 1929 में लगी थी? वह अजमेर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए थे? ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था। हरिनारायण शर्मा। जो हरिनारायण शर्मा हैं, इन्होंने क्या है, अपने घर के जो मंदिर के दरवाजे हैं वो दलितों के लिए खोल दिए थे। दलित उद्धार के क्षेत्र में कार्य किसने किया है? यानी ये हैं चांदकरण शारदा
सुखदा यानी सुखदा शारदा, हरविलास शारदा, तो किसने किया? तो दोनों ने किया है, ऊपर वालों ने, क्योंकि इनका संबंध इससे नहीं है दर्द धार से। हरविलास शारदा का नहीं है, तो इन दोनों का, इसका और इसका, तो इन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अलवर के किस राजा ने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो वो था जयसिंह ने। अलवर के जो तत्कालीन शासक जयसिंह थे, और जयसिंह ने क्या है, इनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया था। अगला प्रश्न। पुर्तगाल, हाँ एक, अब इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में क्वेश्चन है, ये देखना आपको। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग के से किस देश की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। मुगल सम्राट फर्रुख सियार ने अंग्रेजी कंपनी को सारे देश में बगैर चुंगी जो व्यापार करने की जो फरमान दिया था, वो दिया था 1717 में। तो ये जो वाला प्रश्न मैंने पीछे भी आपको डिस्कस कराया है, तो 1717 में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मीर कासिम ने कंपनी को कब किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर को रोकने के लिए पत्र लिखा था? 1762। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको पता होगा मीर कासिम और मीर जाफर, दो के नाम सुने होंगे इतिहास में। जो मीर कासिम था, मीर जाफर था, वो उनकी कठपुतली बन के रहता था अंग्रेजों की, लेकिन मीर कासिम ने कठपुतली बनने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने पत्र लिख दिया था किसानों को कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये 62 है। संपत्ति के निकासन का सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। जो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने संपत्ति निकास के संबंध में किया था, तो इन्होंने द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक पुस्तक है जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है, धन निकासन के संबंध में लिखी गई है पूरी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योग नष्ट करने से पूर्व बंगाल से लगभग कितने किस्म का कपड़ा बनकर यूरोप के बाजारों में जाता था? तो वो था 90 प्रकार का, 90 किस्म का था जो वहाँ जाता था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितने आगे थे, लेकिन अंग्रेजों की अव्यवस्था के कारण छलनी हुए हैं। भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण था, भारत के विकसित अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण था मालगुजारी कर, संपत्ति का निकासन, औद्योगिकरण को नष्ट करना और अत्यधिक कर। तो इसमें जो भारत के विकास अर्थतंत्र के पतन का मुख्य कारण है संपत्ति का निकासन। जो धन को ये ले गए थे ना बाहर, तो उन्होंने द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की किताब थी, उसमें ये लिखा था कि धन जो है वो कहाँ जा रहा है, वो विदेश जा रहा है, अंग्रेजों के साथ जा रहा है। तो ये देखिए, छठवां क्वेश्चन हो गया। सातवां प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में कुछ खास कपड़ों को छोड़कर बाकी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक कब लगा दी गई थी? तो ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। ये 1700 से 1712 के बीच में लगा दी गई थी। ये अब आप देख लेना अच्छे से। बम्बई व कोलकाता किस दशक में व्यापारी बंदरगाह के रूप में विकसित हुए थे? 1720, 1740, 1760 और 1780। तो इसको अच्छे से आप समझ लेना और देखना इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, आपको समझ में आया होगा, तो इसका उत्तर क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इतने मैं वरना इसका आगे उत्तर बताऊंगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में जूट उद्योग की स्थापना का महत्वपूर्ण कारण क्या था? औद्योगिकरण के विरुद्ध नीति, औद्योगिकरण के विरुद्ध नीति, ये इनका उत्तर था। और इसके बाद में अगला देखेंगे अपन, एक बार जो 8वां वाला क्वेश्चन है उसका उत्तर देख लीजिए। ये है 1780, यानी बम्बई में कोलकाता किस दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में सामने आए थे? वो 1780 के दशक में सामने आए थे। अब ये क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको बताया, ये औद्योगिकरण के विरुद्ध नीति 9वें का। तो 10वें का देख लीजिए, अंग्रेजों के द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका प्रत्यक्ष लूटमार, मालगुजारी, संपत्ति का निकास, अत्यधिक कर। तो जो 10वां क्वेश्चन है वो है मालगुजारी। क्या है? मालगुजारी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका अभी हमने देख लिया, मालगुजारी। मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है खास समझने की। अगला देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मखमल की साड़ी के बारे में कहा जाता है, जो मलमल की साड़ी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अंगूठी में से पूरी निकाली जा सकती है। जो अंगूठी होती है उसका जो घेरा होता है उसमें से पूरी साड़ी को निकाला जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो एक अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो ये प्रश्न है, देखिए ढाका। कहाँ है उत्तर इसका? ढाका। आगे देखिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा उस समय बहुत बड़े
जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, इन जहाज़ों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पिछली बार पूछ लिया गया रीट की परीक्षा में। ईस्ट इंडिया मैन कहा गया इनको, ब्रिटिश मैन नहीं कहा गया था इनको, ईस्ट इंडिया मैन कहा गया था, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया मैन। अच्छा देखिए, विऔद्योगिकरण के बारे में सत्य कथन है, विऔद्योगिकरण के बारे में सत्य कथन है, यह औद्योगिकरण के विपरीत प्रक्रिया है। विऔद्योगिकरण की प्रक्रिया में उद्योगों में कमी अथवा उद्योग नष्ट हो जाते थे, दोनों। तो इसका उत्तर दोनों सही है। कौन सा सही है? दोनों। देखिए, किसान और व्यापारियों को ज़बरदस्ती कितनी कीमत देकर अंग्रेज़ों के द्वारा माल खरीद लिया जाता था? तो देखिए, ज़बरदस्ती होती थी पहले तो 1/4, मतलब 4 रुपये का माल 1 रुपये में, समझ गए होंगे आप। 100 रुपये का माल 25 रुपये में खरीद लिया जाता था। ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन। तो देखिए अगला, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न हो सकता है, वो आपको समझना होगा। ब्रिटिश सरकार ने पील कमीशन की स्थापना क्यों की? सेना के पुनर्गठन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं लिख देता हूँ 2022। आगे देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? जो प्रांतों में जो द्वैत शासन है वो अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कौन है? तो मार्ली मिंटो। सांप्रदायिकता के आधार पर जो मुसलमानों को अलग से जो चुनाव का जो अधिकार दिया गया था, निर्वाचन का जो अधिकार दिया गया था, वो 1909 के अधिक उसमें दिया गया था। ये हाँ, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पैच। 1854 में ये डलार डलहौजी के समय में लाया गया था। इसमें सभी वर्गों को शिक्षा के द्वार खोल दिए गए थे, लेकिन इसका माध्यम अंग्रेजी रहा था। और एक और रहा था 1834-35। इसे मैकाइल एक्ट बोला गया था। इसके तहत केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? जो ब्रिटिश कालीन जो भारत है वो 11 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 11 प्रांतों में बटा हुआ था। ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के द्वारा किस एक्ट को पारित कर गवर्नर के कार्यकारी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी? ये अपने आप में एक अहम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो कब कर दी गई थी 5? तो 1861 में। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी? तो चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी 1892। कब है भैया? 1892 इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के किस एक्ट के द्वारा संविधान परिषद को अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत के कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी? वो है 1861। कब है? 1861। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार की गई थी? तो मैंने अभी चर्चा की है, मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ये इसका उत्तर हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव को जो वेतन भारत सरकार से मिलता था, अब वो किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी सरकार से मिलना तय हो गया था? तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो 11वां जो प्रश्न है इसका उत्तर देख लीजिए आप, ये कहाँ से मिलने लग गया था फिर बाद में इनको? तो 1909 जो क्या है, 1900 जो 9 है, 9 देखिए रहा, इस अधिनियम के तहत इसे कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्रों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था अधिनियम 1935, जो सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम माना जाता है। देखिए 1909 मार्ली मिंटो सुधार, 1919 द्वैत शासन और भारत सरकार शासन अधिनियम 1935, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? जो संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी वो है 1935। 1935 इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1935 अधिनियम था, इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की, एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। और अगला, किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो वर्मा को 1939 में 1935 के अधिनियम के तहत अलग किया गया था। ये भी उसका उत्तर 35 हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता था, कुल कितने सदस्य का प्रावधान था? तो आप लोग देखना, कुल प्रावधान था 260। तो 16, देखिए ये राज्यसभा की बात कर रहा है तो 260 है इसमें। कितने? 260। तो इसमें 104 तो आप लोग देख रहे हैं देशी राज्यों से थे, प्लस 156 जो लोग थे वो ब्रिटिश प्रांत से हुआ करते थे।
ये भी अच्छा प्रश्न है, आप देख लेना इसको अच्छे से। 1935 के अधिनियम में संघीय सभा के सदस्यों की संख्या, ये अब संघीय सभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं, संघीय सभा। तो इनकी संख्या कितनी थी? तो वो थी 375, 375 थी। कितनी थी? 375 थी। ये भी अपने आप में एक अहम बात है। तो इसमें क्या है, 125 प्लस 250 इस तरह थी, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अब अधिकतर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, वीडियो को पूरे को लिख लेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा लिखने के बाद में। 1935 के अधिनियम में विषयों को कितने श्रेणी में बांट दिया गया था? तो विषयों को कितनी श्रेणी में बांट दिया गया था? 3, संघ सूची, राज्य और संवर्ती। सुना हुआ ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कुल कितने विषय जोड़े गए थे? तो जो संघ सूची उसमें 59 थे, और जो राज्य सूची था उसमें 54, और जो संवर्ती सूची था उसमें 36 थे, ठीक है। आगे देखिए, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था, उसे कहा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। आगे जाकर के इसे 82 में शायद इसे फिर खत्म कर दिया जाएगा, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसमें भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। एक और अच्छा प्रश्न आ रहा है, इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार दिया गया था। कहने का मतलब है, पहले अंग्रेज ही सभी लोगों का मुकदमा सुना करते थे, वो अच्छा करें वो बुरा करें, वो सब चलता था। लेकिन महान व्यक्ति मैं कहूँगा तो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में ये व्यवस्था लागू कर दी गई थी कि भारतीय जज भी अंग्रेजी मुकदमे सुन सकेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ तो ये हुआ था अजमेर से। ब्रिटिश काल में राजस्थान की रियासतों में किसी नाबालिग कुमार के राजा बनने से ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में एक गठन किया जाता था, अभिभावक परिषद का। किसका? अभिभावक परिषद का। मतलब अगर कोई नाबालिग है, उसका पिता जल्दी मर जाता है, तो उनके लिए एक अभिभावक परिषद बनाई जाती थी और उनके द्वारा निर्णय किया जाता था, ठीक है। ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता था? तो इल्जास महकमा खास। तो ये महकमा खास है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहा जाता था महकमा खास। क्या कहा जाता था? महकमा खास कहा जाता था इसको। और आगे का क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत के किस सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी? तो वह है सख्तीकरण का सिद्धांत। यानी बीकानेर रियासत के किस सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी? वह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या था भाई? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसके आधार पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, एलन एक्टिव ह्यूम द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। देखिए WC बनर्जी हैं, इसका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक महाविद्यालय था, इसमें आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, मराठा और केसरी अखबार का संबंध किससे है? तो वह है बाल गंगाधर तिलक से। अगला देखिए, उग्रवाद के जनक जिनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रश्न कई बार आ गया पेपर में कि ये किसने कहा था कि अनुनय विनय करने से हम, यानी मतलब हम आसानी से, कहने का मतलब था उनका, आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। ये तिलक हैं, क्या है? बाल गंगाधर तिलक है, इनका ही वर्ड है, ये काफ़ी अच्छा है और आ भी सकता परीक्षा में। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में असत्य कथन, असत्य की बात कर रहा है, असत्य कथन। तो शिवाजी व गणपति उत्सव के माध्यम से नई जागृति 1895, बहुत अच्छा है, इस समय चालू की गई 95-97 में। राजद्रोह के मामले में 18 मास का इनको कठोर कारावास हुआ था, ये भी ठीक है। इन्होंने 1916 में होम रूल संचालन किया था, ये भी ठीक है। इनका देहांत 1919 में हुआ था, ये मुझे नहीं पता। इनका जो देहांत है वो 1919 में नहीं हुआ था साथियों, इनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त।
अगस्त 1920। साथियों, एक प्रश्न आता है, असहयोग आंदोलन 1920, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन किस, मतलब जैसे मैं कहूँ तो आपसे, गर्म दल के नेता की मृत्यु हो गई थी। उनका नाम था लाल, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अब देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य लखनऊ समझौता किस कारण से संभव हुआ था? तो उनका नाम है तिलक। बहुत अच्छा प्रश्न, तिलक के सहयोग से। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 को। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी? तो वह सूरत अधिवेशन 1907। 1907 को गरम दल नरम दल से अलग हो गया था, और अभी मैंने बताया था पीछे लखनऊ समझौते में ये एक हो गए थे बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से। निम्न में से कौन सा गरम दल नेता नहीं है? तो जो गरम दल का नेता नहीं है वो देखना, लाल बाल पाल यानी लाल लाजपत राय बंगाल, लाल लाजपत राय पंजाब, बिपिन चंद्र पाल बंगाल और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र। लेकिन नेहरू गरम दल के नेता नहीं थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष मात्र व्यक्ति थे जो गरम दल के थे। निम्न में से कौन सा गरम दल नेता नहीं है? ये अब हम पढ़ चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साथियों, ये दुखान घटना हुई थी जो असहनीय घटना थी। आगे देखिए, असहमत है असहयोग आंदोलन 1920, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन जनवरी 1942। तो इसका ये उत्तर गलत है। ये उत्तर कैसे गलत है आप देख लेना, ये कब शुरू हुए थे। तो अगर आप ये देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, ये इस समय शुरू नहीं हुआ था, और वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त, इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं ना। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ कब मुंबई पहुंचा? साथ 6 सदस्य थे या 7 थे? तो इसे अब ये 7 कर लीजिए ना, 7। 3 फरवरी 1928 को। अगला देखिए, भारत के लोगों ने इसका विरोध किया था, और साइमन कमीशन का इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। और 1828 में 1928 में मेरे हिसाब से तो जो लाल लाजपत राय थे उन्होंने इसका विरोध किया था, और विरोध में उनको पीट पीट पर उनकी हत्या कर दी गई थी सैंडर्स द्वारा। ये भी अपने आप में एक दुखद घटना है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना। लंदन में सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। पुस्तक आनंदमठ वंदे मातरम किसने लिखा था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, या बंकिम चंद्र बनर्जी, और या बिपिन चंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र 2 बार इसके अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार, 1938 और 1939। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरा, इस तरह से हरिपुरा और त्रिपुरा में रहे थे, लेकिन 1939 में बीच में इन्होंने इसकी अध्यक्षता छोड़ी थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में असत्य है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, बिल्कुल ठीक है, IAS बन गए थे। मृत्यु 18 अगस्त 1946 को विमान दुर्घटना में हुई थी। और इंडियन प्रीमियम पुस्तक की, यानी एन इंडियन पिलग्रिम जो पुस्तक है वो इनकी। हाँ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर ठीक नहीं है वो इनकी मृत्यु के बारे में गलत दिया गया है। तो ये क्या है देखिए, इससे देख लीजिए, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी वो आपको थोड़ा सा समझना है। तो इनकी मृत्यु 1945 को हुई थी, ना कि 1946। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया पेपरों में कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी, ना कि 46 में। इस तरह भी इसके बारे में जानना जरूरी है। बिचौलिया के किसानों ने कितने किस्म का कर लिया जाता था? तो आपने सामान्य सा क्वेश्चन है, 84 प्रकार का कर, ठीक है। आगे देखिए, प्रतापगढ़ में किसके नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया था? तो ये इसका उत्तर क्या हो सकता है? 20, अमृतलाल के समय में। देखिए,
अमृतलाल दिया गया है। प्रतापगढ़ में किसके नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया था? तो अमृतलाल होगा प्रतापगढ़ में। अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में रखा गया था? देखिए जेल के संबंध में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो विवादित भी रहा था। अर्जुन लाल सेठी को वेलूर की जेल में बंद किया गया था साथियों, वेलूर जेल, ठीक है, जो वेलूर जेल है इसमें बंद किया गया था। इसके बाद में गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था तिहाड़, दिल्ली की तिहाड़ जेल थी, इस तिहाड़ जेल में इसको बंदी बना के रखा गया था। आगे अगर देखेंगे अपन, चित्तानारी चुंगटिया किसने लिखा था? और वो लिखा था केसरी सिंह बारठ ने, क्योंकि 1903 में 3 और 4 जो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में कर्जन से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने 13 सोल्टों के माध्यम से इन्हें रोका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार्ल्स क्यूसलैंड पर क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेशर डाला था। देखिए चार्ल्स क्यूसलैंड ने किस पर क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दबाव डाला था? तो क्यूसलैंड के सामने कौन अपने उद्गार बोल रहा था? मैंने पढ़ाया आपको, समझाया है, प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह जो बारठ है ये है, इन्होंने कहा था मेरी माँ रोती है उसे रोने दो, मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता अपनी माता को हंसाने के लिए, या अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसको अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए? तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। जोरावर सिंह बारठ, इनका एक और नाम है बंदा बैरागी, बंदा बैरागी, बंदा बैरागी इनका नाम है, पूछा गया था रिटर्न पिछली बार। आज़ादी के बाद भारत, देखिए आज़ादी से पूर्व भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो 562 हो जाएगा उसका उत्तर, कितना हो जाएगा? 562। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389, संविधान सभा में 389 थी। ये सब देखिए, बीकानेर के किस राजा ने सर्वप्रथम अपने प्रतिनिधि संविधान में भेजे थे? तो शार्दुल सिंह ने। किसने भेजे थे? शार्दुल सिंह ने। निम्न में से सत्य कथन है? योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। 2015 में नीति आयोग गठन किया गया था। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को बनाया गया था। ये 4 ऑप्शन इसके सही है, करेक्ट उत्तर है। चौथा है जो अभी हम देख रहे हैं, ये सभी उत्तर सही है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन के संबंध में सत्य कथन, असत्य कथन, असत्य की बात कर रहा है। पंजाब हरियाणा 1966, ठीक बात है। उत्तरांचल झारखंड और छत्तीसगढ़ 2000, तेलंगाना 2014 और राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को बना था। ये 2000 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगला प्रश्न देखेंगे, अभी हम 5वां क्वेश्चन देख रहे थे ना, तो 6वां, आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 थी। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सामान्य क्वेश्चन है। 3 ठिकाने थे, अजमेर, क्या नाम, 3 ठिकाने थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। एक केंद्रशासित प्रदेश था अजमेर। राजस्थान यूनियन बनाने की प्रयास किसने किया था? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसने किया था? तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो भोपाल सिंह ने। किसने बनाया था? भोपाल सिंह, जो उदयपुर के महाराणा थे। मत्स्य संघ की राजधानी किसने बनाया था? मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? जो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो थी, अब आप बताएंगे कि अलवर था कि भरतपुर था, तो इसकी अलवर हो जाएगी, है ना। इसके बाद में देखिए, अलवर के बाद में, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हमने देखिए 8 देख लिया था शायद। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो अलवर को बनाया गया था। यहाँ देखिए अच्छा प्रश्न हो सकता है, ये अपने आप में असुमित है। मत्स्य संघ की स्थापना 18/3/1948, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18/4/1948, भरत राजस्थान 30 मार्च 1948। तो देखिए भरत राजस्थान है जो तीन ही डेट हैं, तो या तो इनमें से कोई सी भी डेट गलत हो सकती है। 3 ही डेट हैं, 3 बार 48, 2 बार 49, 50 और 56। समझ पा रहे होंगे आप। तो भरत राजस्थान है, ये इसकी गलत डेट है। ये कब है? 30 मार्च 1949, ये गलत है इसकी। लेकिन राजधानी और राज प्रमुख ये क्या है? राजधानी अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। राज प्रमुख हैं उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। देखिए इसकी एक ट्रिक है, आप देखना, उदय भीम को भोपा मान, भोपा मान, भोपा मीन्स बाबा जी मांगने वाले होते हैं ना, वो उदय भीम को भोपा मान, ये लिख लेना है। पहले में उदय सिंह है, दूसरे में भीम सिंह है और तीसरे में भोपाल सिंह है। मान से मान सिंह। तो ये चारों राज प्रमुख आपको याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ध्यान से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमिलित नहीं है। पूर्व राजस्थान एन वी गौडगिल, मतलब इसकी क्या उद्घाटन करता? संयुक्त राजस्थान मानिकलाल वर्मा और भरत राजस्थान सरदार पटेल, मत्स्य संघ एन वी गौडगिल। तो इनमें से जो ये है ना, मानिकलाल वर्मा नहीं है संयुक्त राजस्थान का, जवाहर सिंह था, JLN।
जवाहरलाल नेहरू था इसका, ये नहीं था। ठीक है, ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक चीज़ और समझिए थोड़ा सा कि पीएम, जो पीएम के बारे में बात आ रही है, तो गोकुलाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और शोभाराम कुमावत, ये चारों के क्रम में से दिया गया है जो इनके सामने सामने इस समय ये थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भरत राजस्थान में मत्स्य संघ को किस चरण में मिलाया गया था? तो भरत राजस्थान में से कब मिलाया गया था, ये भी आपको देखना थोड़ा सा। 5वें और संयुक्त भरत राजस्थान में मिलाया गया था, 5वें चरण में। संयुक्त भरत राजस्थान में जो मिलाया गया था 5वें चरण में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में संबंध में असत्य कौन सा है? राजस्थान के संबंध में असत्य कथन। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रियासत जोधपुर, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़, सबसे नई रियासत कोटा। तो ये बात नहीं पच रही है, कोटा ये नहीं है। नवीनतम रियासत है, जो सबसे नवीन है वो है झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, अच्छे से देख लेना। असंयुक्त कथन है, संयुक्त भरत राजस्थान 15 मई 1949, राजस्थान 26 जनवरी 1950, 56, राजस्थान में संपूर्ण एक नवंबर 1956 और राजस्थान दिवस 1 मार्च। तो इसमें क्या सही नहीं है ये आपको देखना है। 26 जनवरी 1950, यानी इसका उत्तर 26 जनवरी 1949 नहीं है, और ये क्या 26 जनवरी 1950 है। क्या है? 26 जनवरी 1950 है, 56 नहीं है। तो इसका सेकंड वाला उत्तर गलत हो जाएगा। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें व ठिकाने थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना। A, B, C, D और नीमराना। ठीक है, ये थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान संघ में कौन सी रियासतें नहीं थी? राजस्थान संघ में तो देखिए, राजस्थान जो संघ है दूसरा वाला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर थे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा इसकी एक ट्रिक थी, प्रियो बाकी बूटों का झाड़ू सा। ठीक है, तो और इसमें थे नहीं उदयपुर और जयपुर, ये इसका था। संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल हुई है? संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल हुई थी? तो ये देखना, जयपुर, उदयपुर और अलवर। तो इसमें उदयपुर शामिल हुई थी संयुक्त राजस्थान में, तीसरे चरण में। ठीक है, अगला देखिए, भरत राजस्थान में कौन सी रियासत शामिल हुई? भरत राजस्थान में तो भरत राजस्थान में कौन सी हुई थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चारों रियासतें शामिल हुई थी साथियों। इनमें ऐसा कोई रियासत नहीं थी जो शामिल नहीं हुई, सभी हैं, सभी। 17वां क्वेश्चन देख लेना, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 18वां, छठे चरण में किस रियासत को राजस्थान में मिलाया गया था? आबू, देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को छठे चरण में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन, आबू, देलवाड़ा तथा अजमेर, मेरवाड़ा को राजस्थान में किस चरण में मिलाया गया था? तो ये कब मिलाया गया था? 7वें चरण में। कब मिलाया गया था? 7वें चरण में। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनील टप्पा को राजस्थान में तथा सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में किस चरण में मिलाया गया था? 7वें में। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का 26वां जिला कौन सा है? तो ये भी आप अच्छी तरह देख लीजिए, अजमेर, सवाईमाधोपुर, दौसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर 26वां जिला है। तो 27वां धौलपुर, 12 28वां, दौसा 29वां और राजसमंद 30वां, हनुमानगढ़ 31वां और करौली 32 और प्रतापगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना, 26 जनवरी 2008 को ये अस्तित्व में आया था। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन, छठे चरण में राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? छठे चरण में राजस्थान किस श्रेणी का था? बी श्रेणी का। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? वो है भीम सिंह द्वारा। हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव भीम सिंह द्वारा रखा गया, भीम सिंह है इसका उत्तर, राम सिंह नहीं, भीम सिंह, ये वाला। आगे देखिए, बांगड़ संघ में बनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? बांगड़ डूंगरपुर के संबंध में है मेरे हिसाब से, डूंगरपुर के महारावल द्वारा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर सत्य कथन बताएं। सत्यनारायण राव, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया, जोधपुर में उच्च न्यायालय रखा गया, बीकानेर में शिक्षा विभाग रखा गया, सभी। तो मेरे हिसाब से इनका उत्तर सभी हो जाएगा, सभी हैं ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात नीचे लिखी हुई है, वो इम्पोर्टेंट सा क्या दी गई है? उदयपुर में खनिज विभाग रखा गया, वन व सहकारी विभाग कोटा में और कृषि भरतपुर में रखा गया था। अखिल भारतीय स्तर पर किसकी अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया था? तो किसकी निगरानी में किया गया था? तो वो राम मनोहर लोहिया इसका उत्तर हो सकता है मेरे हिसाब से 100%। तो राम मनोहर लोहिया इसका उत्तर हो जाएगा। और देखिए, हमारे गौरव, तो इससे संबंध है
हिंदी के पहले महाकाव्य हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रवरदाई इसका उत्तर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महान गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म हुआ था भीनमाल जालौर में। कहाँ हुआ था? भीनमाल जालौर में। 628 ईस्वी को ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की थी ब्रह्मगुप्त ने। तो इनका एक ग्रंथ और है खंड खाद्यकम। किसका? ब्रह्म स्फुट के साथ में इनका एक और ग्रंथ है खंड खाद्यकम। किसकी है ये? ब्रह्मगुप्त की खंड खाद्यकम। अगला देखिए, किस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया गया है? तो किस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख किया गया है? वो है सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखा गया था ये। अब देखिए, गणितज्ञ रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? गणितज्ञ रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के इरोडोर नगर में। देखिए, इनका तमिलनाडु के इरोडोर में, इरोड नगर में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर G.H. हार्डी को, किसको? प्रोफेसर G.H. हार्डी को पत्र लिखा जिसमें लगभग 120 प्रमेय भेजी थी, अंग्रेजी मतलब गणित की प्रमेय। तो उनका नाम भी रामानुज। मेरे हिसाब से रामानुज इसका उत्तर सही है, करेक्ट है। आगे देखिए, महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाकवि माघ का जन्म श्रीमाल नगर, जिसे बात अब वर्तमान में क्या बोलते हैं? श्रीमाल नगर को भीनमाल, श्रीमाल नगर यानी भीनमाल। निम्न में से कौन सी पुस्तक मंडन की नहीं है? मंडन बनाने वाला वास्तुकार देव मूर्ति प्रकरण राजवल्लभ रूपमंडल। तो कलानिधि है ये महाराणा कुंभा की, इसकी नहीं है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा, डी। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन। कौन था? कुंभलगढ़ जो है इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। आगे देखिए, महर्षि पाराशर का संबंध है। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुष्कर और रेवासा। तो इसका उत्तर है पुष्कर से। क्या है साथियों? इसका क्या है संबंध? पुष्कर से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में विद्यमान थे? चक्रपाणि महाराणा प्रताप। अच्छा प्रश्न है, चक्रपाणि महाराणा प्रताप। चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और व्यवहार आदर्श और राजभिषेक पद्धति, ये चारों ही पांचों ग्रंथ इसके अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। रीड 2023 लिख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है ये, और इसमें पूछा भी जाएगा 2022-23 में परीक्षा होगी। राजवल्लभ के श्लोकों को किस में उद्धृत किया गया है? राजवल्लभ के श्लोकों को किस में उल्लेख किया गया है? राजभिषेक पद्धति में। ये भी इसका अच्छा प्रश्न हो सकता है। हमीर रासो और सारंगधर संहिता नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? 14वां क्वेश्चन है, ये लिखा गया था सारंगधर द्वारा, यानी हमीर रासो और सारंगधर संहिता नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था सारंगधर द्वारा। अच्छा प्रश्न है, रिपीट कर लेना, लिख लेना। अत्यंत दानशीलता के कारण कौन दरिद्र हो गया था? अत्यंत दानशीलता के कारण कौन दरिद्र हो गया था? महाकवि माघ। देखिए, महाकवि माघ थे, अत्यंत दानशीलता के कारण साथियों क्या हो गए थे? ये गरीब हो गए थे। और अगला प्रश्न है, सुमलित में चंद्रवरदाई, रावसेन, मंडन, खेता, सारंगधर, राघवदेव, रामानुज, सुनाम, चक्रपाणि, उग्र। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? 16वां का। तो ये आप एक बार थोड़ा सा ध्यान करके बताइए मुझे, जो 16वें का उत्तर है। तो देखिए, मैं एक बार, हाँ देखिए इसका उत्तर क्या है, आप इसे देखना एक बार। चंद्रवरदाई का रावसेन, मंडन का खेता, सारंगधर ये राघवदेव, और रामानुज का श्रीनिवास अयंगर, और चक्रपाणि मिश्र। इसका मुझे कमेंट करके उत्तर जरूर बताना कि इसका उत्तर क्या असुमलित है कि इनमें से कौन सा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां। और 17वां क्वेश्चन है, कौन प्रथम चिकित्सक माने जाते हैं जिन्होंने शल्य चिकित्सा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? उनका हो जाएगा सुश्रुत। अगला देखिए, किस गणितज्ञ को उनके शोध पत्रों के आधार पर बिना परीक्षा दिए स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई थी? वो उत्तर हो जाएगा रामानुज। एक और अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो अगला प्रश्न क्या है? 18वां। देखिए साथियों, लास्ट एंड फाइनल 18 प्रश्न था ये। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपको धन्यवाद। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं, कक्षा 6 का जो पूरा हिस्ट्री हमने दिया है, उसे ज़रूर देखें। आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को शेयर करें। साथियों, आपको धन्यवाद, थैंक यू।